हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह और आज के टेक बज़ में पहली न्यूज़ है इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट को लेकर के। तो डेलॉयट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो 2026 तक $55 बिलियन का हो जाएगा और ये $85 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है सेमीकंडक्टर के को लेकर के। अभी तक इंडिया आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस ऑलरेडी रखा हुआ है और अब हम हार्डवेयर की तरफ भी मूव हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट करने के लिए पीएलआई स्कीम्स और डीएलआई स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। अभी रिसेंटली जब बजट पेश हुआ था तो उस टाइम पे बजट में 14,300 करोड़ का आईटी मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया था, लेकिन कल की न्यूज़ में 2 फरवरी को ये एलोकेशन बढ़ा करके 16,500 करोड़ का कर दिया गया है, जिसमें से केवल 3,000 करोड़ सेमी कंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंडस्ट्रीज़ को लेकर के ये दिया गया है। तो ये पीएलआई स्कीम्स के थ्रू आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और ये सारी चीज़ें लिंकअप हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी रिसेंटली वेदांता और फॉक्सकॉन का मर्जर हुआ है। एक्चुअली नॉट मर्जर, वो अभी स्ट्रैटेजिक तरीके से दोनों अलायंस करके सेमीकंडक्टर को बिल्ड करना चाहते हैं और उन्होंने गुजरात की गवर्नमेंट से ऑलरेडी एमओयू साइन किया है, वो भी 1,50,000 करोड़ का। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। मुझे लगता है कि इसी वजह से आईटी मिनिस्ट्री को 3,000 एक्स्ट्रा पीएलआई स्कीम के थ्रू दिया गया है, ताकि वो इसको इंसेंटिव दे सकें। और ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ अगर कोई आ रही है बाहर से, तो ये गवर्नमेंट का रहा है कि उसे इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि प्रमोट हो और ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। यूपीआई को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। अब यूपीआई सिंगापुर से टाई अप कर लिया है, जो कि सिंगापुर की पेनाउ कंपनी और यूपीआई दोनों मिलकर के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करेंगे। तो अब ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स रिलेटिव सिंगापुर में है तो वो इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकता है इंडिया, और इंडिया से भी सिंगापुर मनी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो कि अब पहले देखा जाता था कि बैंक चार्जेस 10% ऑलमोस्ट चार्ज कर लेते थे कन्वर्जन चार्जेस में, और ये प्रोसेस में डिले भी लगता था। अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको 2 to 3 डेज़ टाइम लगता था ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में। अब आप विद इन सेकेंड यूपीआई के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये होगा कि आप गूगल जीपे यूज़ कर सकते हैं, फ़ोनपे यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफ़र द मनी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और मुझे लग रहा है कि यूपीआई जिस हिसाब से ग्रो हुआ है वो पूरे अक्रॉस कंट्री में भी जाना चाहता है। नियर बाई कंट्रीज जितनी हैं उनको तो ये अडॉप्ट कर ही लेना चाहिए ताकि हमारा ट्रेड भी अच्छा हो सके। एप्पल ने अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग किया है इस बार। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के दोनों कंबाइंड फिनेंशियल प्रॉफिट को भी बीट कर दिया। तो अगर हम देखें तो एप्पल ने $94 बिलियन का प्रॉफिट इस बार कमाया है, जो कि वहीं अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने $61 बिलियन और अमेजॉन ने $33 बिलियन का प्रॉफिट बुक किया है। तो एप्पल काफ़ी ग्रो कर रहा है। अगर देखें इन टर्म्स, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ जो कि मैंने पिछले टेक बज़ में भी बताई थी कि एप्पल का $1 बिलियन का एक्सपोर्ट केवल भारत से हुआ है, इंडिया से हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। आई थिंक इंडिया में भी अब काफ़ी एप्पल यूज़र्स होने लगे हैं और मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में एंड्रॉयड को लोग छोड़ करके एप्पल ही यूज़ करने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा अच्छा है। सो दीपक चहर ने अपना नया फैंटेसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और उन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में। अब देखा जा रहा है कि क्रिकेटर भी इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आने लगे हैं। और मुझे पर्सनली कोई भी फैंटेसी लीग्स के जितने भी एप्लीकेशन है मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं गैम्बलिंग को, तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या कोई फैंटेसी लीग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आई थिंक आईपीएल आने वाला है। मैंने कई अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी सुना है, कई लोग प्लेयर्स टीम्स बनाते हैं, आईपीएल टीम्स बनाते हैं और
ड्रीम इलेवेंस, बहुत सारी कंपनी हैं जो कि इस टाइप का गेमिंग इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करती हैं। अभी देखा जा रहा है फैंटेसी गेम का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन होने लगा है, काफ़ी सारे प्लेयर्स इसको प्रमोट करते हैं। मुझे लेकिन पर्सनली पसंद नहीं है ये। लेंसकार्ट ने अभी रिसेंटली $5 मिलियन रेस करने का सोचा था और अभी इन्होंने रेस किया है $100 मिलियन क्रिस कैपिटल से, और ये $400 मिलियन रेस करने जा रहे हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से। तो लार्जली जो इनका ऑनगोइंग राउंड्स होने वाले हैं वो सेकेंडरी शेयर सेल्स के थ्रू होंगे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने 4 बिलियन की वैल्यूएशन पे अपना ये $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेस किया है, लेकिन ये सेकेंडरी शेयर सेल के थ्रू हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सेकेंडरी शेयर सेल क्या होता है। तो सेकेंडरी शेयर सेल में आप ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स से आप कोई एक कंपनी चलाते हो जिसकी वैल्यूएशन है 10 करोड़ के आसपास, और आपको रिक्वायरमेंट है, और आपके 4 फाउंडर्स हैं। सो चारों फाउंडर्स का 25% का शेयर होल्डिंग है। तो आपको अभी रिक्वायरमेंट है, ये सारी 10,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो ऑन पेपर है, आपके पास कोई कैश लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन आपको कुछ लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करोगे, अपने कुछ शेयर को बेचना चाहोगे। तो आप इस शेयर को जब आप बेचते हो तो ये सेकेंडरी शेयर सेल कहलाता है, जिसके थ्रू आप लिक्विड अमाउंट को, आप वो जो आपको नया इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपकी कंपनी में नहीं जाएगा, वो आप अपने खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक लिक्विड अमाउंट होता है। तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपको शेयर को लिक्विड शेयर बनाना है तो आप सेकेंडरी शेयर सेल कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने रिसेंटली 100 मिलियन का जो क्रिस कैपिटल से रेस किया है वो सेकेंडरी शेयर सेल के थ्रू किया है, और ये जो वैल्यूएशन उन्होंने दी है $4 बिलियन की दी है। अगर मैं देखूं तो पिछला राउंड जो इन्होंने रेस किया था लेंसकार्ट ने, वो $4.5 बिलियन पे रेस किया था। तो ये $4 बिलियन कम पे रेस होने जा रहा है, विच मीन्स हम इसको कहते हैं हम डाउन राउंड। तो जनरली डाउन राउंड क्या होता है, डाउन राउंड में कि लेट्स से आपने 10 करोड़ का वैल्यूएशन पे आपकी कंपनी थी, फर्स्ट राउंड आपने रेस किया था, अब सेकंड राउंड आप रेस करने जा रहे हो 9 करोड़ की कंपनी, विच मीन्स जो आपका पहले का वैल्यूएशन था वो अब वैल्यूएशन घट गया है, तो इसको कहते हैं डाउन राउंड। तो जनरली डाउन राउंड भी होते हैं कंपनीज में, जब जिसको ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को रन करने के लिए, तो उस टाइम पे अगर आपको फंडिंग नहीं मिल रही है तो आप डाउन राउंड करके भी फंडिंग रेस कर सकते हैं। तो ये होता है डाउन राउंड का कंसेप्ट, बट ये इस केस में डाउन राउंड नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी शेयर सेल कर रहे हैं, तो इनको लिक्विडिटी की ज़रूरत थी। तो अब ये जितने भी $5 मिलियन जो भी कलेक्ट होता है वो ये सारे शेयर होल्डर्स में अक्रॉसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर आप देखें तो अगर लेंसकार्ट के शेयर होल्डर्स में सबसे ज़्यादा अदर्स में है, तो अदर्स मैं नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन सॉफ्टबैंक का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है इसमें, और पीयूष बंसल का देखा जाए तो 5.5% का ही होल्डिंग है। बायजू से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जहाँ पे उन्होंने वाइट हैट जूनियर को बंद कर दिया है। वाइट हैट जूनियर का केवल अकेले का जो घाटा था वो बायजू के टोटल घाटे का 26% था। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा लॉस हुआ है वाइट हैट जूनियर को एक्विजिशन के बाद से। तो आई थिंक वाइट हैट जूनियर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि कभी ना कभी आपको ज़रूर कॉल आया होगा वाइट हैट जूनियर से कि आपका कोई बच्चा है, उसको आप कोडिंग सिखा सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर 5 इयर्स के बच्चे को कोडिंग सिखा के क्या मिलेगा आपको, मतलब अगर उसको फिजिकली उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा है, ना कि लॉजिकल ग्रोथ आई थिंक एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब आपकी मैच्योरिटी होती हो तो वो ऑलरेडी आपका ग्रोथ होता जाता है। लेकिन बचपन से ही अगर आप मेंटली और उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगे तो ऑब्वियसली लॉजिकल थिंकिंग भी उसकी बढ़ जाएगी। तो मुझे पहले से भी पसंद नहीं था वाइट हैट जूनियर का कंसेप्ट, बट अब देखा जा रहा है कि वो उसे क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी उनके लिए वो नहीं है, और सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी बायजू के लिए। सो थेल्स रिक्रूट करने जा रहा है 12,000 एम्प्लॉयज़ को
तो थेल्स बेसिकली मैं बता दूं, ये एक फ्रेंच ओरिजिन कंपनी है जो कि वर्क करती है एरोस्पेस, डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी में। और ये रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो रिक्वायरमेंट हो रही है उसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं, जिसके थ्रू ये 12,000 एम्प्लॉयज़ को रेस करेंगे ताकि वो उसका फुलफ़िल किया जा सके डिमांड को। तो देखा जाए तो सीधे सीधे ये इंडिकेट करता है कि वॉर में भी कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये कंपनी काम ही वही करती है, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। दीपेंद्र गोयल जो कि जोमेटो के सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि हम $1 बिलियन प्रॉफिट 2030 तक कमाने लगेंगे। तो ये जोमेटो का टारगेट है। आई थिंक 2030 तक वो 1 बिलियन का टारगेट मीट कर लेंगे एज ए प्रॉफिटेबिलिटी में। तो देखते हैं जोमेटो कैसा क्या नया कुछ लाता है और कैसे इस प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करता है। अभी रिसेंटली जोमेटो ने 2 से 6% हाइक किया था कमीशन में, जो कि रेस्टोरेंट से ये लोग चार्ज करते हैं। तो इसे देख के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ओनर ने पुश बैक किया है जोमेटो को, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पूरा रेस्टोरेंट बिजनेस होता है बहुत ही कम मार्जिन्स पे चलते हैं, रन होते हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने बोला है कि जोमेटो अगर हमसे 2 से 6% और एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करेगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो ये काफ़ी बड़ा पुशबैक रहा है, होने वाला है जोमेटो के लिए। जोमेटो में भी थिंक कर रहा होगा इसको 2 से 6% कमीशन बढ़ा के अपना रेवेन्यू जनरेशन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको मैं बता देता हूँ, फिर रेस्टोरेंट का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। रेस्टोरेंट ओनर अपने पैसे से तो कुछ देगा नहीं अपने साइड से, तो ऑब्वियसली अगर वो कमीशन दे रहा है उन्हें तो उसे अपनी कॉस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, बट अभी तक तो ये पुशबैक में ही है। और अगर ये लागू होता है तो फिर देखने वाली बात है कि कैसे इसको डील किया जाएगा। एलॉन मस्क अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं फिर से। हालांकि उस बंदे को इस बारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिचेस्ट है कि सेकंड रिचेस्ट है या थर्ड रिचेस्ट है। बट हाँ, अभी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो वो अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। अभी रिसेंटली एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने बोला है कि मैं एक नई टीम बनाने जा रहा हूं जो कि काउंटर करेगी ओपन एआई, जो कि इन्होंने चैट जीपीटी को बनाया है। तो अभी इनका मैं राइवल्स बनाने जा रहा हूँ। हालांकि ओपन एआई पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था, मतलब एलॉन मस्क ने ही स्टार्ट किया था ओपन एआई को। लेकिन उनका एलॉन मस्क का ये था मोटिव था कि जब मैं ओपन एआई बना रहा हूँ तो ये जनरल पर्पस के लिए होना चाहिए, इसके साथ सब कुछ ओपन होना चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए फॉर एवरीवन। लेकिन अब क्या हुआ, जब चैट जीपीटी के आने के बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को ले लिया है, तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट ओन कंपनी बन गई है। तो जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही उसको खरीदा गया है, उस पर इतना इन्वेस्ट किया गया है। तो एलॉन मस्क ने बोला है कि मैं एक नई कंपनी बनाने जा रहा हूँ जो कि चैट जीपीटी का काउंटर पार्ट होगा। ओके, सो अश्नीर ग्रोवर की जो नई कंपनी है जिसका नाम उन्होंने थर्ड यूनिकॉर्न रखा है, अब वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसका वो ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिए हैं। और प्रोडक्ट है, उन्होंने अभी रिसेंटली पब्लिश किया है कि वो प्रोडक्ट किसके अराउंड है। तो प्रोडक्ट है आपका क्रिक पे। तो बेसिकली ये भी एक फैंटेसी लीग टाइप का एप्लीकेशन होने वाला है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्रिक पे विल अलाउ प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बाय ईदर क्रिएटिंग अ प्राइवेट ग्रुप और प्लेइंग विद द रियल क्रिकेटर्स और टू अर्न द कैश। तो देखा जाए तो ये जो बिजनेस है इंडिया में आईपीएल के अराउंड, और जो जितने भी गेम्स हो रहे हैं, अब तो वुमेन्स आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है। तो जो आईपीएल का पूरा माहौल है, जो एक तरह का मेला लगता है उसके अराउंड, उस टाइम तो आप देखते हैं कई सारे फैंटेसी एप्लीकेशंस आते हैं। तो अब इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। पर्सनली मुझे पसंद नहीं है इस टाइप के कोई भी एप्लीकेशंस जो कि गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन बिजनेस है तो बिजनेस है, चलता है तभी तो बिकता है। सो नेस्कॉम का प्रेडिक्शन है कि इंडिया का जो टेक सेक्टर है वो ग्रो करेगा 8.4% के हिसाब से, और ये बाई एंड ऑफ 2023 इसका वर्थ होने जा रहा है $245 बिलियन का। तो ये आई थिंक यस,
आईटी का तो स्कोप बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। अब कुछ फंडिंग्स की बात कर लेते हैं। स्टार्टअप फंडिंग्स में नो ब्रोकर्स ने अभी रेस किया है $5 मिलियन की फंडिंग फ्रॉम गूगल। तो गूगल और नो ब्रोकर्स जॉइंट वेंचर्स करके आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम रियल एस्टेट को एंड यूज़र तक पहुंचाएंगे अपने, और वो नया नया कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं इसके अराउंड। हेल्थ केयर स्टार्टअप से एक ट्यूपल ने रेस किया है 34.5 करोड़ रुपीस, और ये फंडिंग उन्होंने रेस की है इंडिया पार्टनर्स और एसएल से। आपको बता दूं कि अभी उन्होंने इससे पहले $40 मिलियन की फंडिंग ऑलरेडी रेस कर चुके थे। कुछ लेऑफ्स की बात कर लेते हैं। माईगेट ने लेऑफ्स किया है 30% एम्प्लॉयज़ को। माईगेट बेसिकली बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप था, जो कि जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको पास प्रोवाइड करता था। जैसे आप एज अ विजिटर कहीं किसी के घर विजिट करना चाहते हैं तो माईगेट के थ्रू आप पास जनरेट कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे एप्लीकेशन थे, जैसे आपके सोसाइटी के अंदर किसी को फ्लैट रेंट पे रखना है या फिर किसी को रिक्वायरमेंट है कि वो रेंट पे लेना चाहता है, तो माईगेट के थ्रू आप उस पर फीड कर दीजिए, अपना रजिस्ट्री कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और एंड यूज़र तक इसको शेयर कर दीजिए, वो उसे देख लेगा। ट्विटर ने फायर किया है अपने सेल्स टीम को अभी रिसेंटली, क्योंकि उनका जो एड रेवेन्यू है वो घटा है, तो उन्होंने सेल्स टीम को ही पूरा बहुत सारे सेल्स टीम्स को फायर कर दिया। ट्विटर बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहा है और अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से 200 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। तो जहाँ देखा जाए ट्विटर की स्ट्रेंथ थी अराउंड 7,500 की, अब वो स्ट्रेंथ रह गई है 2000 के आसपास। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ले ऑफ हुए हैं, ऑलमोस्ट 60-70% ले ऑफ हो गए हैं फ्रॉम ट्विटर से। लेकिन फिर भी ट्विटर देखा जाए तो अभी स्टैंड है, वो चल रहा है, उसका कुछ डाउन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ओवर हायरिंग हुई रखी होगी पिछले मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये था आज का टेक बज़। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाने वाला हूँ एआई से रिलेटेड। अभी कुछ डिले हो रहा है लेकिन आई थिंक नेक्स्ट वीक से एआई के कंटेंट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।